Hello student, good morning. I am विक्रम कुमार गौतम। बेटा कि जैसे हम बायोलॉजी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, उसके एक पॉइंट थे हमने डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में। तो हमने बेटा न्यूट्रिशन को देखा कि न्यूट्रिशन दो तरह से आपको जीवधारी में या ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। पहला जो था वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, जो हमने उसको डिस्कस किया। उसके बाद हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे हमने डिस्कस किया कुछ जीवों में, जैसे अमीबा का था, अमीबा पे हमने डिस्कस किया था बेटा। और फिर हमने आपको उसी के जस्ट आगे हमने स्टार्ट किया था, आपको कल कुछ पॉइंट आपको दिया था हमने, वो था आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन स्टडी करने से पहले तो हमने आपको एनसीईआरटी की जो एग्जाम वो फिगर था वो हमने आपको पहले से कहा था कि आप घर पे बना लीजिएगा, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये पॉइंट आपको बना के पूरी हर एक जो इसके पार्ट्स है वो कहाँ पे आपको एडजस्ट है, कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके बारे में आप जान जाएंगे, ताकि आपको ये कंफर्म रहे कि हाँ ये पार्ट आपको कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था बेटा। तो आज हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि इसके ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन टाइप का लिखा है कि क्लाइंट ने पूरी कहानी लिख दी है। हम उसको थोड़ा सा डिटेल में क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि कैसे होता है। और एनसीईआरटी के थोड़ा सा अलग भी जा सकते हैं बेटा, कि वो चीज़ें आपको क्लियर रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्या होते हैं बेटा, बनते रहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जो आपको एनसीईआरटी में जो कह रहा है वो चीजें आपको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो वहां पे स्टडी करते हैं न्यूट्रिशन में। जैसे आपको दिया हुआ था, हमने कहा था कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन होता है या फिर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है या फिर डाइजेशन जो होता है फूड का, जो फूड डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, वो सारे के सारे आपको क्या होते हैं, एक पाथ में होता है। और हमारी बॉडी में एक पाथ बना हुआ है जिसको हमने नाम दिया था कि एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लेंथ हमने बता रखी थी 6 से 9 मीटर लंबी हो सकती है लॉन्ग, जिसका एंटीरियर पार्ट ओपनिंग जो होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है, और उसका पोस्टीरियर ओपनिंग जो होती थी वो आपका था एनस। उसके बीच में भी कई पार्ट्स आपको डिवाइड किए गए हैं, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स उसमें है एलिमेंट्री कैनाल में, जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर मिलता है ना, और अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन होते हैं। उसी फंक्शन को तो हमको समझना है, तो हमको पूरी डाइजेशन की प्रोसेस हमको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन में एक पॉइंट आपको याद रखना था कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन में आपको क्या क्या स्टेजेस घटित होती है, तो वो हमने एनसीईआरटी के अलग से हट के बताना है। तो पहली प्रोसेस ये है कि हमको न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं जब, तो हमको पहला पॉइंट क्या होता है, क्या होता है कि हम फूड को बेटा पहले बॉडी के अंदर एंट्री करना होता है। ठीक है, फिर फूड एंट्री होता है, फिर उसके बाद फूड क्या करता है, डाइजेस्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। और जब एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर उस एलिमेंट्री कैनाल से उसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। और वहां से उसका क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, वो ट्रांसफर करके आपको दे दिया जाता है बेटा, किसको, प्रत्येक सेलों को पहुंचा दिया जाता है। फिर उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है सेलों में, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर लास्ट में आपको क्या हो जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा रहता है उसको आपको एनएस के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो वो पॉइंट को हमको देखिएगा उस मेथड में कि हमको क्या क्या चीजें आपको दी है। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो प्रोसेस होता है जब फूड को हम एंट्री करते हैं तो उसे कहते हैं बेटा इंजेशन। इंजेशन कहते हैं फूड को एंट्री करवाना। दूसरा प्रोसेस से क्या गुजरते हैं, वो होता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन है उसका, बॉडी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है तीसरा, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन, और चौथा होता है, उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन के बाद आएगा एसिमिलेशन, एंड लास्ट होगा बेटा वो होगा एक्सजेशन। तो ये पॉइंट आपको 5 याद रखनी है न्यूट्रिशन में। इंजेशन, फूड को एंट्री करना बॉडी के अंदर, डाइजेशन का मतलब फूड का पार्टिकल जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जब सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो आसानी से क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्टिव टाइप का हो जाता है तो वो क्या करता है, घुलनशील हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उसके बाद वो ट्रांसफर किया जाता है, यूटिलाइज होता है कहाँ पे, सेलों के पास, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियरली आपको 5 स्टेप याद रखने की। न्यूट्रिशन कंप्लीटली 5 स्टेप में क्या होता है, क्लियर होता है। तो हमको क्या करना है, इस स्टेप को आपको बारी बारी से समझते रहना है कि डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, सारे एनसीईआरटी में एक पॉइंट की वजह से हम चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा माउथ या बक्कल कैविटी जो दिया था कि देखिएगा भोजन जो होता है, जो फूड होता है वो आपको डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, फूड जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो हमने बताया कि हमारा डाइजेशन भी क्या करता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स का हो सकता था, ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स का हो सकता था। लेकिन ह्यूमन बीइंग में कंडीशन क्या होती है आपको देखना है कि जो विभिन्न तरह के भोजन होते हैं जिनको हम अपने क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल में इंजेस्ट करते हैं या फिर इजेशन करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। और वो डिफरेंट टाइप्स का जो भोजन होता है वो भोजन आपको क्या होता है, एक ट्रैक से होता हुआ गुजरता है। जैसे हमने देखा था कि माउथ ओपनिंग की माउथ में जाता है, उसके बाद बेटा वो क्या होता है, मूवमेंट करता हुआ आपको एनएस के द्वारा बाहर निकल आता है और सारी प्रक्रियाएं उसमें आपको घटित होती है, वो घटना है। और उसी घटनाओं को हमको एक एक बारी से आपको क्या करना है, समझना है। तो सपोज करो कि जैसे आप क्या करते हैं, कहीं बाहर तो नहीं पढ़ रहे बेटा, ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, खुद का पढ़ रहे हैं जो हम डेली खाते हैं। तो सपोज करो जैसे क्या होता है, हम सॉलिड फूड को, जो फूड होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। जो फूड होता है वो क्या है बेटा, आपको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है फूड जो है। अब ये क्या करता है, जैसे ही हम माउथ में एंट्री करवाते हैं, बक्कल कैविटी में जब ये एंट्री करता है तो इसमें कंडीशन क्या घटित होती है बेटा कि बक्कल कैविटी के अंदर ढेर सारे संरचनाएं बनी हुई है। तो फूड जो होता है हमारा सॉलिड होता है, और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो ट्रैक है जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो एलिमेंट्री कैनाल हमने बताया था आपको, एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा बेटा होता है बहुत ही स्मूथ होता है या फिर बहुत ही सॉफ्ट होता है बेटा। इससे जो सॉलिड जो हम फूड लेते हैं वो क्या करता है, जैसे फूड हम क्या करते हैं, इमेजिन करो कि जब भी हम कोई चीज मनपसंद देख लेते हैं, सपोज दैट करो कि आपको बहुत अच्छा भोजन पसंद है, उसकी सुगंध आपको मिली, तो आपको अचानक आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। जनरली वो पानी नहीं होता है, वो जनरली क्या होता है कि हमारी ग्लैंड, कुछ हमने बताया था कि डाइजेशन में कुछ ग्लैंड भाग लेती है जो आपको सीक्रेशन करती है उस केमिकल्स का। तो वो जनरली आपको जल नहीं होता है, वो आपको उसमें ढेर सारे कुछ केमिकल्स होते हैं, उसमें हम बताएंगे क्या क्या होता है बेटा। तो वो आपको क्या करता है, रिएक्ट करता है या फिर फूड पे काम करता है, फूड को गीला बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, ठीक है, और उसमें कुछ डाइजेशन की प्रोसेस भी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही बक्कल कैविटी आपको स्टार्ट करते हैं, माउथ में भोजन गया, जब हम इंजेक्शन अपने हाथों से भोजन को एंट्री करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो बक्कल कैविटी के अंदर, ध्यान रखिएगा, बक्कल कैविटी, इन बक्कल कैविटी, ध्यान सुनिएगा, बक्कल कैविटी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए, दो चीजें होती हैं, एक टीथ होता है, ठीक, और एक बेटा क्या होता है, आपको टंग होता है, ठीक। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि फूड जो होता है, फूड जब एंट्री करता है तो उसको चैविंग करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन में आपको दो चीजें घटित होती है,
एक तो केमिकल प्रोसेस होता है और एक मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब हम टीथ की हेल्प से क्या करते हैं, फूड को चैनिंग करते हैं, जैसे गाय और अदर जानवर इसको चैनिंग करते हैं और छोटे छोटे पार्ट में विखंडित करते हैं, तो उसको चैनिंग कहा जाता है। अब आपके इंसाइड दे रखा तो टीथ की हेल्प से उसको और छोटा छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं, ताकि हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट ट्रैक्ट में आसानी से पहुंच सके और वो और भी सॉफ्ट हो सके। जो हमारी सलाइवा बक्कल कैविटी में जो सलाइवा सिक्रेशन होती है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड भी पाई जाती है वो बक्कल कैविटी के अंदर। सलाइवरी, ध्यान रखना दो चीजें आपको साथ लिखते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, बक्कल कैविटी के अंदर ये तीन चीजें आपको समाहित है जो डाइजेशन में भाग लेते हैं, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है हमारी बक्कल कैविटी में, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। सलाइवा, सलाइवा में होता क्या है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, सलाइवा में आपको वाटर होता है, वाटर तो होता है, म्यूकस होता है और क्या होता है बेटा, एंजाइम। और वो एंजाइम होती है कौन सी, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। इसी को बेटा बोलते हैं, आर करके लिख सकते हो, टाइलिन। ध्यान रखिएगा, इसी एंजाइम को क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं, चाहे ये सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन। तो बक्कल कैविटी का हमने सलाइवरी का देख लिया, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की टाइप जो होती है बेटा हमारी बॉडी बक्कल कैविटी में तीन तरह की सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, उसके नाम सिर्फ नोट कर लो। सलाइवरी ग्लैंड की सलाइवरी एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन आपको नोट कर लो, तीन तरह की ग्लैंड होती है, तीन टाइप्स की, 3 पेयर्स पाए जाते हैं। अगर कहा जाए तो आपको लिखेंगे क्या, 3 पेयर, 3 पेयर में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक होती है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसको कहा जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरी होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड, तो 3 तरह के आपको ग्लैंड मिले आपको सलाइवरी ग्लैंड में। ये एनसीईआरटी आपको हटके हमने बता दिया, तो आपको याद रखिएगा, वो सारे के सारे आपको सलाइवा का ही सिक्रेशन करते हैं, कुछ अलग नहीं है। वो हाई क्लास में जाओगे बेटा तो उसके अलग अलग पार्ट पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कहते हैं 11th में आपको डिटेल में बता देंगे। फिलहाल आपको जितना लेवल पे है, तो सलाइवरी ग्लैंड में हमने देखा म्यूकस मिला, एंजाइम मिले। एंजाइम कौन सी थी, सबसे इंपॉर्टेंट हाई स्कूल के लेवल का वो इसका एंजाइम। ये एंजाइम करता क्या है, जब हम क्या करते हैं फूड को एंट्री करवाते हैं माउथ के अंदर, तो हम टीथ की हेल्प से क्या करते हैं, उसको छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। अब बात आती है कि हमारा टीथ क्या होता है, टीथ हमारा चेविंग करने का काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, ताकि सलाइवा बिल्कुल अच्छी तरह से उसमें क्या हो सकते मिक्स हो सके और भोजन बिल्कुल सॉफ्ट बन सके और ट्रैक में हमारी आसानी से जा सके, ट्रैवल कर सके, इसलिए ऐसा होता है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि टीथ में, और टंग क्या करता है, टंग क्या करते हैं बेटा, टंग आपको बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टंग में आपको कुछ टेस्ट बड होते हैं, वो टेस्ट का हमको स्वाद मिलता है, वो जनरली दिया नहीं है, और वो मूवमेंट हमारे चेविंग करने में हेल्प करती है, निगलने में हेल्प करता है, उसको मिक्स करवाने में हेल्प करती है, मूवमेंट करवाने में भोजन को बक्कल कैविटी में हेल्प करती है। टीथ जो होता है वो चेविंग कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा टीथ आपका क्या होता है, वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। टीथ जो होते हैं बेटा वो 4 टाइप्स के होते हैं, वो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आपको नोट कर सकते हो टीथ के बारे में, ये लिंग हटा लो। 4 टाइप्स के, पहला टीथ आपको होगा बेटा, और यहाँ से ह्यूमन बीइंग के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, थीकोडॉन्ट होते हैं। कैसे होते हैं, थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है गर्त दंती, अर्थात वो मसूरों में धंसे रहते हैं, जैसे गर्त मतलब एक गड्ढे की तरह धंसा होता है। देखो ना कभी कभी वो दांत उखाड़ते हैं तो अंदर गड्ढा होता है, गर्त दंती, उसको बोलते हैं बेटा थीकोडॉन्ट है। और उसके बाद कहते हैं डाइफोडॉन।
डायफोडार्म का मतलब होता है ये आपको जीवन में सिर्फ 2 बार आता है, ठीक है। एक बार मिल्क का टीथ होता है, दूसरी बार आपको क्या होता है कि किसका टीथ होता है, आपको जो एडल्ट टीथ होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको कहीं पे एग्जाम्पल में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो दे रखा होगा या फिर कहीं पूछा गया होगा टीथ के बारे में, और उसका फॉर्मूला भी दे रखा होगा, शायद नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसका फॉर्मूला बेटा बहुत पूछा जाता है टीथ का। फिलहाल देखिए, तो ये ध्यान रखिएगा टीथ का टाइप्स का ट्रिकोडॉन, डाइफोडॉन, और एक होता है बेटा आपको हेटेरोडॉन। तीसरा क्या है, हेटेरोडॉन। हेटेरोडॉन का मतलब, ट्रिकोडॉन का मतलब गर्दन धंसा हुआ मशरूम रहता है, डाइफोडॉन का मतलब जीवन में 2 बार आता है, हेटेरोडॉन का मतलब वो 4 प्रकार का होता है, एक तरह के दांत नहीं पाएगा। तो चारों दांत के आपको देखिए, पहले को कहा जाता है बेटा इंसीजर, इंसीजर होता है। दूसरा कौन सा होता है, कैनाइंस होता है। तीसरा क्या होता है बेटा, प्रीमोलर होता है, और चौथा होता है मोलर। ध्यान रखिएगा कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। क्लियर हो गया। अब आपको क्या रखना है, इंसीजर। ध्यान रखिएगा इंसीजर क्या होगा, इंसीजर आगे वाला जो होता है, जो आपको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है बेटा, उसको काटने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है आगे वाला। किसी चीज को जैसे हम फल वगैरह खा रहे हैं, उसको काटने या कुतरने के लिए, चूहे में देखो इंसीजर सबसे ज्यादा डेवलप होता है, तो वो आपको क्या होता है, कुतरने के काम में आता है या फिर काटने के काम में आता है। दूसरा कैनाइंस क्या होता है, कैनाइन जो होता है उसके बगल में बेटा वो आपको चीरने और फाड़ने में, और वो जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनमें ज्यादा डेवलप होता है। जैसे लायंस में देख लो, उसके अगल बगल की नुकीले निकले रहते हैं, 2 ऊपर जबड़े में 2 नीचे रहते हैं, कुल संख्या होगी कितनी, 4। फिर उसके बाद आपको प्रीमोलर्स का देखा जाए, प्रीमोलर्स की जो संख्या होती है बेटा, वो आपको कंडीशन किसकी होती है, प्रीमोलर्स की संख्या आपको होती है, संख्या प्रीमोलर जो होता है उसको चैपिंग करने में, जैसे चक्की में आटे पीस कर बिल्कुल महीन हो जाता है, उसके हेल्प करता है, और वही काम आपको होता है मोलर का। तो इस तरह से आपको होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आपको नोट करनी है कि जो 4 टाइप्स के टीथ थे, चारों का वो नाम पता चल गया। अब इसके काम भी हमने फंक्शन में आपको थोड़ा बहुत बता दिए सारे कि क्या काम करता है, किसमें डेवलप होता है। अब आपको ये जानना है कि इसका टीथ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे याद रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, आई जहाँ पे लिखा रहा है उसको इंसीजर कहते हैं, ध्यान रखिए इसको आई कहते हैं, आई होगा। सी का कैनाइन, पी एम जहाँ लिखा रहा है प्रीमोलर, और एम जहाँ लिखा रहा है मोलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिल्क टीथ की बात करें, मिल्क टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ का फॉर्मूला जो होता है वो आपको जनरली बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कभी कभी, तो वो ध्यान रखिएगा। आपको लिखा रहता है कहने का इंसीजर, ये दिया होगा बेटा 1 by 1 canines, 2 by 2, फिर आपको प्रीमोलर 2 by 2, और फिर उसके बाद मोलर 0 by 2, बराबर बेटा करोगे कितना होगा, 2 1 3, 3 2 5, 5 by 5 into 2, कुल मिला के हो गया 20। ये फार्मूला याद करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसीजर 1 by 1, ये हाफ जबड़े का दिया हुआ है, जैसे जबड़ा नहीं होता है कि आपको ऐसे ये इसमें टीथ लगा होता है तो मुंह खोलोगे, तो इसका हाफ ले लिया है, आधे जबड़े, आधे जबड़े का ऊपर वाले को लिया है, ये बाई हो गया, ये ऊपर वाले जबड़े का पूरा है, और ये नीचे वाले का, तो हाफ ही लिया है। तो देखो ये इंसीजर इधर हाफ कितना मिलता है, 1 मिलता है ऊपर में, 1 नीचे मिलता है। कैनाइंस कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं, जैसे आपको इंसीजर लिखना है, ये इंसीजर हो गया, मान लीजिए इंसीजर। कैनाइंस कितने बेटा, 2 है, ठीक, 2 ऊपर वाले में, 2 नीचे वाले में। फिर आपको प्रीमोलर्स कितने हैं, 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद मोलर कितने, 0 है। तो अब इसमें भी उतना ही करोगे तो इसका डबल कर दिया है ना, 5 by 5, 5 ऊपर जबड़े में आधा लिया हुआ, 5 ऊपर जबड़े में, 5 नीचे जबड़े में। फिर उसके बाद इसका डबल है, इधर का पूरा करना है, इसमें 2 में गुणा किया तो
कुल मिला के 20, अर्थात मिल्क के जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 होते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा ये फार्मूला, ये मिल्क टीथ का फार्मूला है, मिल्क टीथ फार्मूला। अब आते हैं हम किस पे, एडल्ट। एडल्ट का मतलब होता है जब बिल्कुल मेच्योर कर जाते हैं तब कितने ज्यादा थे, तब कितने होते हैं रात पूरे ह्यूमन के 32 हो जाते हैं। तो अब देखिए उसका फॉर्मूला कितना होगा, I 1/1 C 2/2 PM प्रीमोलर। थ्री बाई थ्री एंड मोलर 3/3। दोनों कितना हुआ बेटा, 6 2 8 मिस्टेक हो रहा है बेटा, 6 2 8 ये बिल्कुल सही रहेगा, यहाँ पे 2/2 ही है, 2/2, ये 3/3 रहेगा। 3 2 5 5 2 7 1 8 8/8 ये 2, तो कितना होगा 32। क्लियर होगा? तो ये फार्मूला आपको क्या करना है बेटा, याद रखना। ये चीज जो फार्मूला हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस करके बताया है, वो फार्मूला आपको देख लीजिएगा एक बार फिर से। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। क्लियर हो गया? टीथ का हमने पूरा जो बेटा नहीं था वो एनसीईआरटी के अलावा भी हमने बता दिया, ठीक? तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है। अब आते आगे आपको आगे आते टीथ खत्म, ठीक? सैलिवरी ग्लैंड भी आपको थोड़ी बहुत हमें बता देते। अब आते इसमें फंक्शन क्या होता है, ठीक है? फंक्शन क्या होता है, जैसे ही हम फूड को इंटेक करते हैं तो हमने कहा सलाइवा का सिक्रेशन होता है सॉफ्ट करने के लिए। टीथ के हेल्प से हम क्या करते हैं, चेविंग करते हैं कि ताकि वो मिक्स हो सके, भोजन और सॉफ्ट बने। और जो सलाइवा में एमाइलेज होता है, जो सैलिवरी एमाइलेज होता है, सैलिवरी एमाइलेज, इसका नाम याद रखिएगा बेटा, इसका दूसरा नाम हमने टाइलिंग बताया है। टाइलिंग इंपॉर्टेंट है, कोई भी नाम ले सकते हो, दूसरा नाम भी पूछा जाता है। ये आपको क्या करता है, ये बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को, जो आपका स्टार्च होता है, वो सैकराइड को, स्टार्च को कन्वर्ट करता है, आपको क्या करता है, पॉलीसैकराइड को डाइसैकराइड में कन्वर्ट कर देता है। या फिर आपको साफ साफ लिखा होगा यहाँ पे एक जगह पे देख लो आपको कि when the is somewhat water sorry by saliva secreted by salivary gland and the aspect of the food we ingest in the complex method if they are absorbed from the alimentary gland. If the broken, this is done by the inhalable biological catalyst called the enzyme. The saliva contains the enzyme called salivary that break down starch which is complex molecule with deep simple. ध्यान रखिएगा, वही लिखा हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ये कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या करता है, वर्क करता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको सैकराइड कहते हैं, सैकराइड्स को डाइजेस्ट करता है, सिंपल बनाता है। अर्थात जो पॉलीसैकराइड होगी इसको हम पॉलीसैकराइड बोल सकते हैं बेटा, स्टार्च जैसे होगा, यहाँ पे लिख सकते हो, ये स्टार्च होते हैं ना, स्टार्च जो होगा इसको कन्वर्ट कर देता है मालिक्यूल में, मतलब आंशिक रूप में इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो कभी कभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताइए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो आप बताओ कहाँ पे बेटा, बक्कल कैविटी के अंदर स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे सैलिवरी किसको, शुगर क्या, प्रोटीन नहीं यहाँ पे डाइजेस्ट करें, न तो फैट यहाँ पे डाइजेस्ट करता है। यहाँ डाइजेशन शुरुआत सिर्फ किसकी होती है, वो होती है स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स।
तो कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्च होता है, स्टार्च का डाइजेशन जो शुरुआत होता है वो आपको बक्कल कैविटी के अंदर होता है। तो हम अभी बक्कल कैविटी के ही पार्ट आपको समझ रहे हैं। तो अब देखो वो क्या हुआ कि बक्कल कैविटी का डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेशन के बाद ये स्टार्च यहाँ पे कुछ आंशिक रूप से मिल गया और स्टार्च को क्या कन्वर्ट कर दिया, मार्क्यूल, ठीक, मार्क्यूल में कन्वर्ट। अब बिल्कुल जब भोजन आपको क्या होता है कि बेटा भोजन आपको डाइजेशन पे हो जाता है तो ये क्या करता है, हम उसको निगलते हैं। जैसे ही हम उसको क्या कहते हैं टंग के सहारे से निगलते हैं तो उसका नेक्स्ट वाला जो आपका पार्ट है वो डायरेक्टली आपको पहुंचता कहाँ पे, स्टमक के अंदर, क्योंकि स्टमक के अंदर पहुंचता है। लेकिन किस वे से जाता है, पास से। तो इसके बाद आपको आता है आइसोफेगस। ये तो पहला पॉइंट था बक्कल कैविटी। तो आइसोफेगस में क्या घटना घटती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ईसोफेगस कहिए, आइसोफेगस, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है ये सिर्फ एक पार्ट होता है, एक मार्ग होता है। मार्ग का मतलब ये क्या है कि इसमें कोई आपको डाइजेशन नहीं होता है, ये सिर्फ एक वे होता है, रास्ता देता है। और एक सबसे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल में आपको क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल का यही एक ऐसा मार्ग है जहां पे आपको डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ मार देता है। और पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि ये हाईली मस्कुलर होते हैं और हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी पूरी की पूरी मस्कुलर होती है। तो इनमें हमेशा आपको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है, जिसकी वजह से भोजन क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करता हुआ पहुंचता है। अर्थात बेटा वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का मतलब हुआ वो एक बार सिकुड़ती है, एक बार फैलती है, जिसके नीचे से भोजन आपको फैलता रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो इस नली में जैसे देखो ये भोजन आपको है, ये आपको नली है। तो भोजन आपको नली में क्या होता है कि कंडीशन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपको इसका और अलग से। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे भोजन है, ठीक। अब देखो यहाँ से भोजन एक्सट्रैक्ट हुआ तो ये हर बार सिकुड़ती रहती है। तो ये आइसोफेगस से जैसे हम भोजन निकलते हैं तो बेटा ऐसा कभी नहीं देखा है कि तुरंत आके डायरेक्ट जाके आपको स्टमक में जाके गिरता हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं, आवाज वगैरह नहीं आती है। लेकिन क्या होता है ये बड़े माध्यम से होते हैं। इसकी वाल जो होती है वो बड़ी हाईली मस्कुलर होती है। और वो मसल में हमेशा आप जानते हो कि टिश्यूज पड़े हुए मसल्स में आपको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल में आपको वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है, इस क्रिया को हम कहते हैं बेटा पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। लिखा होगा आपको क्या कहते हैं इसको, इस एलिमेंट्री कैनाल को जो कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस है। ध्यान रखिएगा, पेरिस पेरिस्टाल्सिस है, ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको लिखा हुआ है, एनसीईआरटी मेंशन किया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक का मूवमेंट मतलब यही आपको पूरी एलिमेंट्री कैनाल होता है, एक ही जगह पे नहीं होता, तभी तो भोजन आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा कि इसमें मूवमेंट हुआ और उसके बाद भोजन कहाँ पे जाके पहुंच जाता है बेटा, स्टमक। क्लियर हुआ? स्टमक में भोजन जैसे पहुंचता है तो वहां पे घटनाएं क्या उसको देखते हैं। स्टमक, ध्यान रखिएगा, इन स्टमक। स्टमक आपको देखें बेटा, ये स्टमक वाला पार्ट ऐसे बनाया था, ठीक, ये देखो। अब आपको ध्यान से देखिएगा, स्टमक में यहाँ पे जहां पे आपको आइसोफेगस, ये तो नली आपको आइसोफेगस हो, ध्यान सुनिएगा, इस नली में आपको क्या होता है, एक वाल्व लगे होते हैं, जिनमें वो वाल्व में जस्ट लाइक वाल्व भी होता है। और वो क्या करता है, जिसके आधार पे जब भोजन आता है नीचे स्टमक में, ये रहा आपका स्टमक, स्टमक,
तो इसमें जब भोजन आपको आता है बेटा, तो कंडीशन क्या घटित होती है कि सबसे पहले जहाँ पे जॉइंटेड प्लेस होता है, जहाँ पे आइसोफेगस की ओपनिंग होती है, वहाँ पे वाल्व लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोला जाता है स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, उसको बेटा बोलते हैं स्फिंक्टर बोला जाता है, जो आपको कहा जाता है, जिसको आप नाम दिया गया है, हर क्लास में दिया मिलेगा आपको, इसको कहा जाता है आइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो आइसोफेगस और स्टमक की जॉइंटेड प्लेस पर है, जिसकी वजह से वो खुलता है बेटा स्टमक की तरफ, तो भोजन आपको स्टमक में आएगा। और दोबारा अगर चाहे भोजन आइसोफेगस में जाना, तो बेटा यहाँ से रिटर्न होकर आता भोजन वापस नहीं जा सकता। जनरली वो आपको कभी प्रेशर लगता है तो वो बाहर जा सकता है, वोमिटिंग होती तो वो डायरेक्टली खुलता है, तो देखते हो कि आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन जनरली अपने स्वतः क्या होता है, ऊपर चढ़ने से रोकता है। ये बात जैसे ही भोजन ऊपर जाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, क्लोज कर देगा, अपने बाद स्फिंक्टर बंद हो जाएंगे, भोजन वापस वहां नहीं जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बेटा यहाँ पे भी स्फिंक्टर लगे रहते हैं, जैसे स्टमक की देखते हैं, स्टमक लास्ट में जब इंटेस्टाइन में खुलता है, तो अब कंडीशन है स्फिंक्टर जो होते हैं उसको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, उसका काम यही है, कहीं ना कहीं आपको इंस्पेक्टर के बारे में आपको दिया होगा वो। अब आपको कंडीशन क्या होती है, माउथ से आपको फूड क्या होता है, आइसोफेगस से होता हुआ आपको कहाँ पे पहुंचा, स्टमक के अंदर, स्टमक की वाल में, ये देख ध्यान रखिएगा, इसकी वाल, स्टमक की वाल, ये वाल आपको मान लीजिए, स्टमक की वाल में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है, और ग्लैंड्स हमेशा सिक्रीशन करते हैं किसका, गैस्ट्रिक जूस का। तो कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, स्टमक की वाल में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जो किसका सिक्रीशन करती है बेटा, तो आप कहोगे गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का वो सिक्रेशन करते हैं। अब बात आती है कि गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, हेल्प करता है, ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मिक्स रहता है और क्या हेल्प करता है, तो ध्यान रखिएगा, गैस्ट्रिक जूस में आपको क्या क्या पोजीशन पाई जाती है, तो वो देखिए। गैस्ट्रिक जूस में इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या होता है बेटा, म्यूकस होता है, म्यूकस प्लस आपको एक गैस्ट्रिक एंजाइम पाई जाती है, जो आपको किसको बनाती है, प्रोटीन को पचाने वाली एक एंजाइम होती है, जिसका नाम है बेटा आपको, जिसको कहते हैं पेप्सिन, ध्यान रखिएगा, पेप्सिन, पेप्सिन आपको एंजाइम पाई जाती है, पेप्सिन जो पेप्सिन होगी, और लास्ट में जो इसमें आपको रिलीज किया जाता है वो होता है बेटा प्लस HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, लिखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके काम देखो, इसमें सारे इसके बाद से सिक्रीशन हो रहे हैं, स्टमक में आपको सारे भोजन आपको वहां तक पहुंच गया है, तो वहां पे कंडीशन आपको क्या होगी, ये सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की वाल में पूरा प्रेजेंट है, अब वो सिक्रीशन कर रहे हैं, जैसे कौन सा सिक्रीशन चालू हो जाता है बेटा, तो अब देखो क्या करता है, ये जो आपको HCl होता है, ये आपको जो मीडियम प्रोवाइड करता है, किसका, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है भोजन को। ठीक है, जिसके मीडियम की हेल्प से ही क्या करती है, ये पेप्सिन क्या होती है, एक्टिव होती है, अर्थात जब तक ये एसिडिक मीडियम नहीं होता बेटा, तो ये पेप्सिन वर्क नहीं करती। ठीक है, ये प्राइम प्री पेप्सिन के रूप में पड़ी रहती है, जब ये इसको HCl जैसे ही प्राप्त होता है मीडियम, वो एक्टिव हो जाती है फॉर्म। अब वो पेप्सिन क्या होती है, किसको पचाने का काम करती है, तो बताओ किसको, प्रोटीन। अब यहाँ पे प्रोटीन मिला, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन को, ये एंजाइम है। अब देखो एंजाइम क्या मिला, ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसकी हेल्प से कर रही है, आपको एसिडिक मीडियम मिला, तब वो वर्क कर रही है। ठीक है, उसके बाद इसको प्रोटीन को बताते हैं। तो हमको दो चीजें यहाँ पे अभी मिला था कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है, तो आप बताओ कहाँ पे, माउथ में, सॉरी बक्कल के अर्थिंग मैंने बता रखा था। और यदि आपको कहा जाए स्टमक में डाइजेशन किसका शुरू होता है, तो आप बताओ किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो आप बताओ कहाँ पे, स्टमक में, क्योंकि वहीं पे तो स्टमक गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कर रही है, आपको पेप्सिन नाम की एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जो आपको डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को। क्लियर हो गया। अब आपको बात आती रह गई है म्यूकस की। ये म्यूकस क्या करता है, ध्यान रखिएगा बेटा, म्यूकस क्या करता है,
कि आपको HCl इतना, कहीं हमने क्लास ले रहा था उसमें किसी ने पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि HCl बेटा एक ऐसा माध्यम है कि यदि आपको ये आपके त्वचा पे गिर जाए, HCl को डाल लिया जाए तो आपकी इस त्वचा को क्या करेगा बेटा, बिल्कुल नष्ट कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, खदेड़ देगा, बिल्कुल ड्राई कर देगा, खत्म हो सकती है, आपको जलन हो जाएगी, जल जाएगी आपकी से। तो यदि हमारे बॉडी के अंदर स्टमक पाया जाता तो वहां की वाल को क्यों नहीं डैमेज करता, स्टमक को ही क्यों नहीं डाइजेस्ट कर देता पूरा। तो ध्यान रखिएगा, उससे बचने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो कार्य करता है म्यूकस। आपको ध्यान रखिए, म्यूकस को जो सिक्रेशन है, हर क्लास में पढ़ोगे तो बेटा वहां पे डिटेल मिलेगा, इंटर फर्स्ट ईयर। म्यूकस जो होता है आपको वहां पे क्रिप्स पाई जाती है, क्रिप्स आप लोअर कोहन बोलते हैं, वो आपको खाली नाम सुन लो, क्रिप्स आप लोअर कोहन मिलती है, उनमें डिफरेंट टाइप की सेल होती है, जैसे गोबलेट सेल होती है। तो कभी कभी हर क्लास में पूछा जाता है कि ये कौन सी सेल है जो HCl का सिक्रेशन है, तो गोबलेट सेल होती है, म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली अलग सेल होती है, पेप्सिन का सिक्रेशन करने वाली अलग सेल होती है। तो जो ये पेप्सिन म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं वो अपर पार्ट में होते हैं, सबसे पहले उसी का सिक्रेशन होता है। तो जब सिक्रेशन होगा स्टमक में तो वो स्टमक की पूरी ऊपर की लेयर पे क्या करती है, एक लेयर मोटी सी भित्ति पतली सी बन जाती है, इस पे इसके ऊपर जैसे हमने ये बनाया ना बेटा, ये भित्ति की पूरी कवरिंग बन जाती है, किसकी, म्यूकस की। तो म्यूकस की जब भित्ति की कवरिंग बन जाती है तो फिर उसके बाद ये एंजाइम्स वगैरह आपको HCl सिक्रेशन होते हैं, तो आपको ऊपर रहते हैं बेटा, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये इसकी वाल को क्या होते हैं, इफेक्ट नहीं कर पाते हमारे स्टमक में, इसलिए हमारे स्टमक की वाल डाइजेस्ट नहीं हो पाती, बिल्कुल बची रहती। तो क्लियर हुआ यहाँ पे, कंफ्यूजन मत करिएगा, वो हमने बता दिया। म्यूकस उससे बचने के लिए कार्य करता है HCl का। और एनसीईआरटी में लास्ट पॉइंट आपको लिखा हुआ है कि HCl इसके अलावा भी क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम तो प्रोवाइड करता है, जो यहाँ पे फूड बेसिक मीडियम में था, इंटेक किया था एसिडिक मीडियम में, क्योंकि वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। बैक्टीरिया इज किल्ड बाय द HCl होता है। ये सारे प्रोसेस आपको स्टमक में होता है। तो ये पॉइंट हमने सिंपल से देखे, जो एनसीईआरटी में आपको साथ साथ थोड़ा बहुत लिखा होता है सिंपल वे में, ठीक है। तो अगली पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही लेक्चर रहेगा बेटा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम बांट के पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। खाली समझिए आपको, यदि नहीं समझ में आता तो हमने कहा ना बेटा, आप क्वेश्चन करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप स्टडी कर रहे हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अब तक हमने 3, 4 या 4 लेक्चर जो डाल रहे हैं, आज का 5वां लेक्चर जो होगा या 6ठा होगा, अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि आप स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। अभी से सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है बेटा, आपको सोचिए घर पे बैठ के, तो उसका लाभ लीजिए, आपका वेस्ट मत करिए अपने टाइम्स को, उसका यूटिलाइज करो, यूज करो, ताकि आपके वो हेल्पफुल हो। तो ठीक है, तो हम आपको लेक्चर यहीं पर आपको करते हैं, आगे की प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे इसमें इंटरेस्ट आएंगे जो लाभ से करेंगे। तो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-3 था, वो याद रखिएगा। एक फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पाया जाता है बक्कल कैविटी के अंदर। डाइजेशन कहाँ पे होता है, कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे, अगले लेक्चर से हम क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे, ताकि तभी आप पढ़ेंगे। और ये सारे एंजाइम्स का जो हम जहाँ पे सिक्रेशन हुआ, कहाँ पे कौन सी एंजाइम पाई गई थी, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए बेटा, बेस्ट आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।